हाय फ्रेंड्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 की इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 13 हम बीमार क्यों होते हैं, व्हाई डू वी फॉल इल के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के जरिए हम पूरी चैप्टर को बारीक से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें जानना होगा स्वास्थ्य की परिभाषा, यानी अच्छे स्वास्थ्य किससे कहते हैं, यह सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है। देखिए, आम लोगों के अनुसार शरीर में कोई रोग का नहीं होना अच्छा स्वास्थ्य का प्रतीक है। अगर हम आम आदमी की भाषा में बात करें तो अच्छा स्वास्थ्य एक ऐसा स्थिति है जिसमें शरीर में कोई रोग न हो, कोई बीमारी न हो, उससे हम अच्छा स्वास्थ्य कहते हैं। ये आम लोगों की विचारधारा है, लेकिन विज्ञान जो है इससे अच्छा स्वास्थ्य नहीं मानता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। देखिए, हम आम लोगों के अनुसार अच्छे स्वास्थ्य किससे कहते हैं ये तो हमने जान लिया कि अगर शरीर में कोई रोग न हो, कोई बीमारी न हो, तो उससे हम अच्छा स्वास्थ्य कहेंगे। परंतु विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अच्छे स्वास्थ्य वह नहीं है, यानी जिस शरीर में कोई बीमारी न हो उससे हम अच्छा स्वास्थ्य नहीं कहेंगे, बल्कि अच्छा स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। यानी हम कह सकते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य जो है वह एक ऐसा अवस्था है जिसके अंतर्गत व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो है उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए। पहली बात तो ये कि वह शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, व्यक्ति के शरीर में कोई रोग न हो और सभी अंग और अंगतंत्र समुचित रूप से कार्य करें, यानी वह शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। इसके अलावा व्यक्ति मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार की मानसिक रोग उसमें नहीं हो, उसमें डिप्रेशन न हो, उसमें बहुत अधिक गुस्सा न आए, या फिर ऐसे कहें कि वह मानसिक रूप से बहुत ज्यादा उलझन में न हो। यानी शारीरिक रूप से तो वह स्वस्थ हो ही साथ वह मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो। इसके अलावा वह सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, यानी वह जो है समाज से घुल मिलकर रहे। ऐसा नहीं कि वह शारीरिक रूप से तो स्वस्थ है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ है, लेकिन सामाजिक रूप से वह स्वस्थ नहीं है, वह अकेले रहना पसंद करता है, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता है, या फिर समाज के विरुद्ध वह अपनी विचार रखता है। यानी कहने का मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होता है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो और जो सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो। चलिए, हमने जान लिया कि अच्छे स्वास्थ्य किससे कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। देखिए, हमसे जुड़ी अनेक समस्याएं हैं और इन सभी समस्याओं को हम व्यक्तिगत और सामुदायिक समस्याओं में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये दोनों समस्याएं, व्यक्तिगत और सामुदायिक समस्याएं, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। अगर हम व्यक्तिगत समस्याओं की बात करें तो उदाहरण के तौर पर हम पाएंगे हृदय संबंधी कोई समस्या। अगर किसी व्यक्ति विशेष को लिया जाए और उसमें हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो ये उसकी एक व्यक्तिगत समस्याएं हैं, यानी ये समस्या जो है पूरे समुदाय से संबंधित नहीं है बल्कि एक व्यक्ति विशेष से संबंधित है। इसीलिए ऐसी समस्या को हम व्यक्तिगत समस्याएं कहेंगे। ठीक इसी प्रकार वृक्क का ठीक से कार्य न करना, अगर किसी व्यक्ति में किडनी ठीक से फंक्शन न करे तो ये भी व्यक्तिगत समस्या के अंतर्गत ही आएगी। उसी प्रकार रक्त में दूषित पदार्थों की मात्रा का बढ़ जाना, यह भी व्यक्तिगत समस्या में ही आएगी। इस प्रकार अगर व्यक्तिगत समस्याएं हमारे सामने हो तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी शरीर ही ठीक ढंग से कार्य नहीं करेगी तो फिर हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो ये तो क्लियर है कि व्यक्तिगत समस्याएं जो हैं वह स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती हैं। अब हम देखेंगे कि सामुदायिक समस्याएं जो हैं वह हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है।
सामुदायिक समस्याओं के कुछ उदाहरण पर हम गौर करते हैं। आसपास कूड़ा करकट का ढेर रहना। जिस गांव में, जिस गली या जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, वहां अगर आसपास कूड़ा करकट का ढेर रहे तो फिर ये एक सामुदायिक समस्याएं हैं, क्योंकि ये समस्या जो है किसी एक व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं है बल्कि पूरे समुदाय से संबंधित है। इसलिए ऐसी समस्या को हम सामुदायिक समस्या कहेंगे। फिर किसी प्रकार नालों का साफ सफाई न होना, ये भी सामुदायिक समस्याएं होंगी। असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलना। हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिस सामाजिक वातावरण में रहते हैं, अगर उस वातावरण में असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले तो फिर ये एक सामुदायिक समस्याएं ही है। फिर किसी प्रकार बाजारों में मिलावटी खाद्य पदार्थों का मिलना, ये भी एक सामुदायिक समस्याएं हैं, क्योंकि अगर हम बाजार से कुछ खरीदारी करते हैं, कुछ खाद्य पदार्थों की खरीदारी करते हैं और उसमें अगर मिलावट रहे तो ये हमारे लिए एक सामुदायिक समस्याएं हैं, क्योंकि ये समस्या किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं बल्कि पूरे समुदाय से संबंधित है। तो अगर इस तरह की समस्याएं हमारे सामने हैं तो ऐसी समस्याओं को हम सामुदायिक समस्या के अंतर्गत रखते हैं और ऐसी समस्या के कारण हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों प्रकार की समस्याएं हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं दोनों ही हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। आइए अब हम देखते हैं स्वस्थ रहने तथा रोगमुक्त में क्या अंतर है। स्वस्थ रहना या फिर रोगमुक्त रहना, दोनों ऐसा लगता है कि दोनों एक ही चीज है। अगर हम रोगमुक्त हैं तो फिर हम स्वस्थ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वस्थ रहना अलग चीज है और रोगमुक्त रहना अलग चीज है। केवल कोई रोग न होने का अर्थ यह नहीं कि आप स्वस्थ हैं। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी ना हो, कोई रोग ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वस्थ हैं, क्योंकि स्वास्थ्य की परिभाषा कुछ और है जिसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। तो अगर हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है तो फिर हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं। बिना किसी विशेष रोग के भी आप अस्वस्थ हो सकते हैं। ऐसा भी संभावना है कि अगर किसी व्यक्ति में कोई रोग नहीं हो फिर भी वह व्यक्ति अस्वस्थ है, ऐसा भी संभावना है। जब हमारे शरीर में कोई असुविधा ना हो तो हम अपने को रोगमुक्त कह सकते हैं। अगर हम रोगमुक्त की बात करें तो रोगमुक्त वह अवस्था है जिस अवस्था में हमारे शरीर में कोई असुविधा ना हो, सभी अंग और अंगतंत्र सुचारू रूप से काम करे, तो वैसी अवस्था को हम कह सकते हैं कि ये अवस्था रोगमुक्त अवस्था है। परंतु हम अपने को स्वस्थ तभी मान सकते हैं जब हम में निम्नलिखित कुछ बातें लागू होगी। तो चूंकि हमने देख लिया कि रोगमुक्त क्या अवस्था है ना, रोगमुक्त एक ऐसा अवस्था है जिसमें शरीर में कोई असुविधा ना हो, कोई बीमारी ना हो। लेकिन स्वस्थ एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, यानी हमारे शरीर में कोई दिक्कत ना हो, कोई बीमारी ना हो और हम शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट हो। इसके साथ ही हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, यानी हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई विकार न हो, हम मानसिक रूप से स्वस्थ हो। तो ऐसी अवस्था भी होगी तभी हम स्वस्थ मान सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक रूप से भी हम स्वस्थ होने चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम अपने आप को स्वस्थ तभी मान सकते हैं जब हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ हों। देखिए, पहला पॉइंट जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में कोई बीमारी ना हो, किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और सभी प्रकार के अंग और अंगतंत्र सुचारू रूप से काम करें। ठीक उसी प्रकार मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का मतलब ये हुआ कि हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई विकार न हो, हम मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ठीक इसी प्रकार अगर हम सामाजिक रूप से स्वस्थ रहने की बात करें तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम समाज के साथ घुल मिल कर रहें, समाज के साथ हमारा व्यवहार सकारात्मक रहे और हम असामाजिक गतिविधियों में लिप्त न हो।
तो अगर ऐसी पॉइंट्स हमारे लिए लागू होती हैं तो फिर हम अपने आप को स्वस्थ मान सकते हैं। इस प्रकार हमने देख लिया कि रोग मुक्त रहना और स्वस्थ रहना दोनों अलग अलग चीज है और दोनों में बहुत अधिक भिन्नताएं हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोग किस तरह के दिखाई देते हैं। अगर किसी व्यक्ति में कोई रोग हो जाए तो कैसे ये रोग दिखाई देती है। हमारे शरीर में अंगों एवं अंग तंत्रों का एक सुव्यवस्थित संगठन होता है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार की अंग तंत्र हैं और एक अंग तंत्र कई सारे अंगों के बने होते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि शरीर जो है वह अंगों और अंग तंत्रों का एक सुव्यवस्थित संगठन होता है। प्रत्येक अंग तंत्र का अपना विशेष कार्य होता है। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग तंत्र हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, तंत्रिका तंत्र। इस प्रकार हमारे शरीर में बहुत सारे अंग तंत्र हैं और हर एक एक अंग तंत्र का अपना अलग अलग कार्य होता है। अगर हम पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र का काम क्या है न भोजन को पचाना। ठीक इसी प्रकार पेशी कंकाल तंत्र हमारे शरीर को एक सपोर्ट देता है, एक प्रकार का हेल्प करता है हमको सही ढंग से खड़े रहने के लिए, चलने के लिए। यानी पेशी कंकाल तंत्र जो है वह हमारे शरीर को संभालता है। इस प्रकार प्रत्येक अंग तंत्र का अपना अपना कार्य होता है। जब कोई रोग होता है तो अंगों एवं अंग तंत्रों की क्रिया अथवा संरचना में खराबी होने लगती है। अगर किसी व्यक्ति में कोई रोग उत्पन्न हो जाए तो उसके अंगों या फिर अंग तंत्र में या तो उसका स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होगा या फिर उसका फंक्शनल प्रॉब्लम होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अंगों या फिर अंग तंत्रों की बनावट में, उसकी संरचना में कुछ खराबी होगी या फिर उसकी फंक्शन का जो पैटर्न है उसमें कुछ गड़बड़ी होगी। इस प्रकार कोई भी अगर बीमारी होती है तो या तो वह फंक्शन से रिलेटेड होती है या फिर स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है। इस प्रकार जो बदलाव उत्पन्न होती हैं, इसी बदलाव को हम रोग के लक्षण के रूप में जानते हैं। यानी इसी बदलाव को हम लक्षण कहते हैं और डॉक्टर इन्हीं लक्षणों के आधार पर रोग का पता लगाते हैं कि व्यक्ति में कौन सा बीमारी हुआ है। अगर हम रोगों की बात करें तो रोग दो तरह के होते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, यानी इन्फेक्शस डिजीज और नॉन इन्फेक्शस डिजीज। अब हमें जानना है कि किस प्रकार के रोग को हम संक्रामक रोग यानी इन्फेक्शस डिजीज कहेंगे और किस प्रकार के रोग को हम असंक्रामक रोग यानी नॉन इन्फेक्शस डिजीज कहेंगे। वैसे रोग जिसका कारक सूक्ष्म जीव होते हैं और जो समुदाय में तेजी से फैल सकते हैं, संक्रामक रोग यानी इन्फेक्शस डिजीज कहलाते हैं। कुछ ऐसे रोग हैं, कुछ ऐसे बीमारी हैं जो सूक्ष्म जीव द्वारा होते हैं। यानी वैसे बीमारी या तो बैक्टीरिया द्वारा होगा या फिर वायरस द्वारा होगा या फिर फंजाई या फिर प्रोटोजोआ द्वारा होगा। इस तरह के बीमारी समुदाय में काफी तेजी से फैलते हैं। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति। तो इस तरह के जो बीमारी होते हैं उससे हम संक्रामक बीमारी यानी फिर इन्फेक्शस डिजीज कहेंगे। इसके उल्टे वैसे रोग जिसका कारक सूक्ष्मजीव नहीं होते हैं असंक्रामक रोग कहलाते हैं। कुछ ऐसे बीमारी होती हैं जो सूक्ष्मजीव के कारण नहीं होती हैं बल्कि कुछ स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल डिसऑर्डर के कारण होती हैं। वैसे बीमारी को हम असंक्रामक रोग यानी नॉन इन्फेक्शस डिजीज कहेंगे। संक्रामक रोग यानी इन्फेक्शस डिजीजेज। संक्रामक रोग उत्पन्न करने वाले प्रमुख जीव कौन कौन से हैं? चूंकि हमने देखा कि संक्रामक रोग ऐसे रोग होती हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होती हैं और ये समुदाय में काफी तेजी से फैलती हैं। तो अब हम देखेंगे कि संक्रामक रोग पैदा करने वाले कौन कौन से जीव होते हैं। पहला होगा कुछ विषाणु यानी सम वायरसेस। देखिए विषाणु जो है ये रोग उत्पन्न करती हैं, लेकिन इसमें जो है एक बात यह है कि सभी प्रकार की विषाणु रोग उत्पन्न नहीं करती हैं। उसमें कुछ ही प्रकार के विषाणु रोग उत्पन्न करती हैं। ठीक इसी प्रकार कुछ जीवाणु यानी बैक्टीरिया, कुछ कवक यानी फंजाई और
कुछ एक कोशिकीय जीव होते हैं जो संक्रामक रोग पैदा करती हैं। इसके अलावा कुछ कृमि यानी कृमि जो होती हैं ये सूक्ष्मजीव नहीं होती हैं, इससे हम आसानी से देख सकते हैं और ये बड़े साइज की होती हैं, लेकिन कृमि के कारण भी बहुत सारे संक्रामक रोग हो सकते हैं। विषाणु यानी वायरस से होने वाले प्रमुख रोग। हमने क्या देखा कि विषाणु भी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर सकता है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि विषाणु से किस किस प्रकार के रोग हो सकते हैं। पहला तो ये खांसी जुकाम। खांसी जुकाम एक ऐसी बीमारी है जो विषाणु यानी वायरस से होती है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा ये भी विषाणु से होती है। डेंगू बुखार ये भी विषाणु से होती है। और सबसे खतरनाक बीमारी है वह है एड्स यानी AIDS। ये एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी मानी जाती है और ये बीमारी भी विषाणु यानी वायरस से होती है। ठीक इसी प्रकार अब हम जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले प्रमुख रोग के नाम देखेंगे। पहला है टाइफाइड, ये बैक्टीरिया से होती है। इसके बाद हैजा, ये भी बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होती है। क्षय रोग और एंथ्रेक्स यानी ये सभी बीमारी जो है ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होती है। कवक यानी फंजाई से त्वचा संबंधी रोग होते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रोटोजोआ से मलेरिया या फिर कालाजार हो सकता है। और फिलपान नामक जो बीमारी है ये कृमि द्वारा होता है। अगला टॉपिक है हमारा एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक को हिंदी में प्रतिजैविक कहा जाता है। एंटीबायोटिक जो वर्ड है ये हमारे लिए कोई नई नहीं है और हम ये वर्ड अक्सर सुनते हैं। अगर सरल भाषा में बात किया जाए तो एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो जीवाणुओं को यानी बैक्टीरिया को मार दे। यानी एंटीबायोटिक क्या करता है ना, वो जीवाणुओं को मार देता है। बीमार पड़ने पर हम अक्सर एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है कि अगर हम बीमार पड़ते हैं तो ऐसा होता है कि हम एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीवाणुओं के कोशिका भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को बाधित कर देती हैं। जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि एंटीबायोटिक एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो जीवाणुओं को मार देता है। अब ये जीवाणुओं को कैसे मारता है? तो जीवाणुओं में कोशिका भित्ति बनने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को ये बाधित कर देती हैं। इसी प्रकार एंटीबायोटिक जो है ये जीवाणुओं को मार देती हैं। यानी जीवाणुओं को जहां मारने की जरूरत पड़ती है वहां हम एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक का सीधा प्रभाव मानव कोशिकाओं पर नहीं होता है क्योंकि मानव कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। चूंकि एंटीबायोटिक क्या करता है न, जीवाणुओं के कोशिका भित्ति बनने की प्रक्रिया को रोक देती है, जिसके कारण कोशिका भित्ति नहीं बनती है और जीवाणु मर जाते हैं। लेकिन मानव के कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसीलिए एंटीबायोटिक का सीधा प्रभाव मनुष्य के कोशिका पर नहीं होती है। जीवाणु से होने वाले बीमारियों में एंटीबायोटिक दवाएं उपयोगी होती हैं। देखिए बीमारी जो होती है वैसे बीमारी में ही एंटीबायोटिक काम करती है जो बीमारी जीवाणु से होती है। अगर विषाणु से होने वाले बीमारी में हम एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल करें तो इसमें कोई फायदा नहीं होगी। यानी एंटीबायोटिक दवा सिर्फ जीवाणु जनित बीमारी के लिए ही लाभदायक है। एंटीबायोटिक जो है ये किसी भी हाल में वायरस संक्रमण पर प्रभावकारी नहीं है। पेनिसिलिन जो है ये एक महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक है और ये पेनिसिलिन जो है ये जीवाणुओं को मार देती है। अब आइए इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम देख लेते हैं। ये एमसीक्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्ट किया गया है और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है एड्स का कारण क्या है? ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या कवक। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एड्स होने के पीछे कौन से सूक्ष्मजीव का भूमिका होता है।
तो इसका सही जवाब होगा विषाणु यानी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग कवक द्वारा होता है? ऑप्शन दिया हुआ है कालाजार, हैजा, टाइफाइड या त्वचा संबंधी रोग। तो कवक यानी फंजाई से त्वचा संबंधी बीमारी होती है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा रोग संक्रामक नहीं है, यानी ऐसा कौन सा बीमारी है जो छूत की बीमारी नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। ऑप्शन दिया हुआ है डेंगू, क्षय रोग, मधुमेह या इन्फ्लुएंजा। तो इन सभी ऑप्शंस में से मधुमेह यानी डायबिटीज जो है ये एक संक्रामक बीमारी नहीं होती है। इस बीमारी के पीछे का कारण यह है कि पैंक्रियाज में बीटा सेल ठीक से काम नहीं करती है, जिसके कारण मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाती है। और ये बीमारी संक्रामक नहीं है और ये किसी भी प्रकार के सूक्ष्मजीव के कारण नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? ऑप्शन दिया हुआ है खांसी जुकाम, कैंसर, हैजा या इनमें से कोई नहीं। तो जीवाणु से होने वाले बीमारी है हैजा। हैजा बैक्टीरिया से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कौन सा संक्रामक बीमारी कुत्तों द्वारा फैलते हैं, यानी एक ऐसे बीमारी का नाम हमें बताना है जो कुत्तों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ऑप्शन दिया हुआ है टाइफाइड, डेंगू, रेबीज या कैंसर। तो कुत्तों द्वारा फैलने वाली बीमारी है रेबीज। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन उपयोगी होता है विषाणु जनित रोगों में, जीवाणु जनित रोगों में, प्रोटोजोआ जनित रोगों में या कवक जनित रोगों में? देखिए पेनिसिलिन जो है ये एक एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक क्या करता है ना, वो जीवाणु को मारता है। एंटीबायोटिक एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो जीवाणुओं में कोशिका की जो वित्ती होती है, सेल वॉल के फॉर्मेशन को रोक देती है, जिसके कारण जीवाणु मर जाती हैं। इसीलिए जीवाणु से होने वाले बीमारी के बचाव में हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। और पेनिसिलिन क्या है ना, पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। इसीलिए पेनिसिलिन उपयोगी कब होता है? जब व्यक्ति जीवाणु जनित रोगों से पीड़ित हो जाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। और अगर इस वीडियो का आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। फ्रेंड, तब तक के लिए बाय।